अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जी हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो इसमें ये होता है कि हमारे दिल में जो खून मौजूद होता है, तो हमारा दिल पंप करता है हमारे खून को पूरी बॉडी के अराउंड। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं या खून की नालियाँ, उनमें एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 से 80 के राउंड अबाउट होता है। लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है कि इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 130 से अबव हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें इनके ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसके बाद इनके इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा अमवात जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से ही होती है। तो साइलेंट किलर क्योंकि इसकी बदकिस्मती इसकी कोई अलामात जो है वो इनके नहीं शो नज़र आती है। इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का इनकी प्रॉब्लम है। तो जिसकी वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं इसकी टाइप्स पे। इसकी दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी में ये होता है कि जिसकी काजेज हमें मालूम ना हो, यानी कि उसकी काज अननाउन हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसमें यह है कि हमें पता होता है कि यानी कि इसकी ये काज है, यानी कि अगर हमें एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर हमें डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा वेट या ओबेसिटी है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। लेकिन 95% केसेस जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के हैं, जिनमें हमें उसकी यानी कि रीजंस या सिम्टम्स नहीं मालूम होती। इसकी आम अलामात इनके शो तो नहीं होती, लेकिन अगर हाइपरटेंशन किसी ऑर्गन पे इफेक्ट करे तो कुछ अलामात आती हैं, जैसा कि हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक या फॉलेज हमें हो सकता है, हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं और काफ़ी बार यानी कि हमारी आंखों में दिखाई देना बहुत कम पड़ जाता है, नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। तो उसके बाद हमें ये कमज़ोरी भी महसूस होती है और काम करने में दुश्वारी होती है। उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि सबसे पहले उसमें आ जाता है एज। जैसे जैसे इनकी एज हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमें ब्लड प्रेशर के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एज बढ़ती है तो उसके साथ ही हमारी जो ब्लड वेजल्स है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हमें एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का ना होना भी ब्लड प्रेशर का काज हो सकता है। उसके बाद ओबेसिटी यानी कि मोटापा। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर हमें फैमिली में किसी को यानी कि हाइपरटेंशन की यानी कि डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन हो सकती है। तो उसके बाद यानी कि स्मोकिंग, तो स्मोकिंग भी एक मेजर फैक्टर है यानी कि हाइपरटेंशन में। तो उसके बाद बात करते हैं इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो इसकी मैनेजमेंट में तीन तरह के आ सकते हैं, यानी कि हम इसे मेडिसिन के यूज़ के बगैर अपने हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। तो उसमें सबसे पहले हम अपना लाइफस्टाइल यानी कि मॉडिफाई करें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। उसके बाद अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन करें और एक्सरसाइज प्रॉपर यानी कि एक्सरसाइज करें। उसके बाद बात करते हैं कि हम लाइफस्टाइल अपना कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले यानी कि अपने हमें बॉडी का जो है वेट वो आइडियल रखना चाहिए, यानी कि कम से कम वेट होना चाहिए। उसके बाद यानी कि हमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, अबाउट 45 मिनट्स डेली यानी कि वॉक करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे जो डाइटरी सोर्सेज हैं उनमें साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत कम हो, यानी कि सोडियम का जो इंटेक है वो बहुत कम होना चाहिए। और उसके बाद जो पोटाशियम रिच फूड्स हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए हाइपरटेंशन में। तो उसके बाद इस डाइट में आ जाता है जी डैश डाइट, ठीक है। उसमें क्या है जी, हमें ग्रेन्स वगैरह, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स ये यूज़ करनी चाहिए, लीन मीट यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फिश या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करनी चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है मिल्क वगैरह ये कम यूज़ करें, और स्किम्ड मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं जी एक्सरसाइज प्रॉपर। तो जैसे मैंने पहले बताया 45 मिनट्स यानी कि आपको डेली यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें आप तेज़ चल सकते हैं, पैदल वॉक कर सकते हैं यानी कि खाली पेट। उससे ये होगा कि आपका जो इनकी जो फैट डिपोजिशन होगी वो कम से कम हो जाएगी अगर आपकी बॉडी में फैट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें कम से कम साल्ट यानी कि इनटेक करना चाहिए, यानी कि हमें सोडियम का जो लेवल है वो कम से कम लेना चाहिए। और वो फूड्स जिनमें साल्ट से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जैसे डाइटरी फूड्स हैं। उसके बाद कोई भी यानी कि सोडा बोटल्स उनमें यानी कि सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे कम से कम यूज़ करें। उसके बाद हम पोटाशियम और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये खाना ऐसे ही है जैसे हम कोई टैबलेट्स ले रहे हैं यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए, तो इतना इफेक्ट यानी कि पोटाशियम डाइट यानी कि रिच सोर्सेज ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस। उसमें हम इसके टेस्ट करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल अपना चेक करवा सकते हैं। उसके बाद हमने सीबीसी करवा सकते हैं, और ईसीजी यानी कि ईसीजी से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई है या नहीं, उसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है या नहीं।
तो उसके बाद हम स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। जो 40 प्लस के मेल्स या वुमेन्स हैं वो इनके साल में एक बार यानी कि स्क्रीनिंग करवाएं अपने ब्लड की कि उन्हें हाइपरटेंशन है या नहीं। उसके बाद जो इससे कम एज के हैं यानी कि 18 से 39 ईयर के, वो साल यानी कि 3 साल में 1 से 2 दफ़ा यानी कि इसके टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि पता चल सके कि हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्योंकि अगर ये एक बार हो जाता है तो इसकी यानी कि मुसलसल परमानेंटली मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि आप 1 माह यूज़ करें, 2 माह, 3 माह नहीं, इसकी ताहयात यानी कि मेडिसिन हाइपरटेंशन की यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हम इसे कंट्रोल सिर्फ अपनी डाइट से और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 से 80 तक, यानी कि सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है और डायसिस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं जिसमें आ जाता है हाई नॉर्मल स्टेज। उसमें क्या होता है कि 140 तक हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला जाता है। उसके बाद स्टेज 1 है और स्टेज 2 है। तो उसमें स्टेज 2 है उसमें 160 से अबव ब्लड प्रेशर यानी कि हमारा चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस काजेस करता है। अगर किसी भी ऑर्गन पे इफेक्ट करता है उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है और हमारे जो लिवर या किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो बात करते हैं इसकी मेडिकेशंस के बारे में। तो बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे। तो उनमें हम विरापामिल और एमलोडिपिन यूज़ करवा सकते हैं। जो विरापामिल है उसकी 120 से 480 mg की यानी कि डोज हम दिन में इनके 2 बार डिवाइडेड करके यूज़ कर सकते हैं, दिन में 1 बार। उसके बाद जो एमलोडिपिन है उसकी 2.5 से 10 mg की डोज हम एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका ये है ना कि जो हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो रेगुलर बेस पे यूज़ करनी पड़ती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर सही भी हो गया तो फिर भी आप उन्हें यूज़ करवाएं। उसके बाद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी आपको जैसे मैंने बताया वो भी साथ साथ मेंटेन करें। तो बात करते हैं जी कि हम डायरेटिक्स में कौन कौन सी इसमें मेडिकेशन यूज़ करवा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, उसके बाद एमलोराइड है, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है उसकी हम 25 mg से 50 mg की डोज यानी कि डेली बेस पे रेकमेंड करते हैं। उसके बाद एमिलोराइड है वो 5 mg से 10 mg तक डेली बेस पे रेकमेंड की जाती है एक बार दिन में। उसके बाद बात करते हैं जी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स में कौन कौन सी इनहिबिटर्स में कौन सी मेडिकेशन यूज़ करवा सकते हैं। तो उसमें आ जाता है जी रेमिप्रिल, जो कि हम की यूज़ करवाते हैं। तो उसकी जो डोज है वो है 10 to 20 mg पर डेली बेस पे। तो उसके बाद रेनिन इनहिबिटर्स भी हम यूज़ करवाते हैं हाइपरटेंशन में। तो उसमें आ जाता है एलेस्काइरिन, जिसकी डोज 180 mg से 300 mg की यानी कि डेली बेस पे रेकमेंड की जाती है। और उसके बाद बात करते हैं जी कि अगर हमारी बॉडी में फैट कंटेंट ज़्यादा है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है LDL का, तो उसमें हम यूज़ करवाते हैं एंटी यानी कि स्टैटिन्स यूज़ करवाते हैं, जिनमें आ जाता है एटोर्वास्टैटिन आ जाता है। उसके बाद जो उसका ब्रांड नेम है वो है लिपिटोर। इसकी हम जो डोज है वो 10 to 20 mg यानी कि डेली बेस पे रेकमेंड करते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फैट कंटेंट है हमारे ब्लड वेसल्स में उसको कम करवा देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर का फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसकी वजह से हमें यानी कि ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि हमें पेशेंट को एग्जामाइन करना होता है 2 वीक्स तक, यानी कि उसको एग्जामाइन करें कि वाकई उसका हाई ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन उसको हो रही है। कुछ आम वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाती है, जैसे कि कोई भी ट्यूमर या डायबिटीज़ की वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाती है या डिप्रेशन की वजह से भी ये हो जाती है। तो हमें ये सबसे पहले बेहतर यही है कि पेशेंट को 2 वीक्स तक एग्जामाइन करें। उसके बाद हम उसको यानी कि डाइट वगैरह और मेडिसिन रिकमेंड करें। तो इसमें यानी कि सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि अपने साल्ट का जो कंटेंट है उसको कंट्रोल करें, यानी कि सोडियम का इंटेक बहुत कम करें। अगर आप सोडियम इंटेक कर रहे हो तो उससे डबल आप पोटाशियम रिच सप्लीमेंट्स यानी कि रिक्वायर करें। उससे क्या होगा कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी और पोटाशियम सप्लीमेंट्स जो होंगे वो इसको बैलेंस कर देंगे। तो उसके बाद अपनी एक्सरसाइज का प्रॉपर वे में यानी कि ख्याल रखें। उसके बाद डेली बेस पे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें और 40 या 50 मिनट्स की यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज या जॉगिंग वगैरह करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।